जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रॉन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन सकते हैं। दोस्तों, आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसकी मेंबरशिप खुली हुई है, जिसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं और इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी ने अभी 2 दिन पहले ही अमेरिका में कहा था कि भारत में किसी के साथ धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं हो रहा है। डेमोक्रेसी को हम जीते हैं, लोकतंत्र तो हमारे डीएनए में है। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो झूठ बोल रहे थे, उसको सही साबित करने के लिए उन्हीं की पार्टी के असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी के तू तड़ाक वाले दोस्त अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा पर डायरेक्ट हमला करते हुए कहा है कि भारत में बहुत सारे बराक हुसैन ओबामा घूम रहे हैं, उनको ठीक करना है। सोचिए दोस्तों, ये अल्फाज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे शख्स के हैं। मतलब नए भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठा शख्स 25 करोड़ मुसलमानों को सीधे सीधे धमका रहा है। शायद ऐसे लोगों के डीएनए में डेमोक्रेसी होने की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। बीजेपी का चीफ मिनिस्टर खुद साबित कर रहा है कि नरेंद्र मोदी ने जो भी व्हाइट हाउस में कहा था वो सब झूठ था। अगर सच था तो भारत के प्राइम मिनिस्टर कार्रवाई करें अपने मुख्यमंत्री पर। खैर, प्रधानमंत्री दुनिया में अपनी जो इमेज बनाना चाहते हैं, उस इमेज को डेंट करने में उनके कारिंदों का भी अहम किरदार है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आकर मुख्यमंत्री बनने वाले हेमंत बिस्वा शर्मा पर हर दिन खुद को कट्टर हिंदू साबित करने का दबाव रहता है। इसी दबाव के चलते वो ऐसी बयानबाजी अक्सर करते रहते हैं। लेकिन बयानबाजी से इमेज तो प्रधानमंत्री की धुंधली होती है ना। और अब नरेंद्र मोदी अमेरिका से सीधे मुस्लिम मुल्क जा रहे हैं। इस दौरे में उन्हें ऐतिहासिक अल हाकिम मस्जिद भी जाना है, जिसका कनेक्शन भारत के मुसलमानों से है। लेकिन चीफ मिनिस्टर के कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे बीजेपी के हेमंत बिस्वा शर्मा 25 करोड़ मुसलमानों को सीधे सीधे धमका रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि अमेरिका के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगला पड़ाव इजिप्ट यानी मिस्र है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 24 और 25 जून को 2 दिनों तक इजिप्ट यानी मिस्र में रहेंगे। इस दौरान मोदी जी मिस्र की ऐतिहासिक अल हाकिम मस्जिद का दौरा करेंगे। नरेंद्र मोदी 25 जून को अल हाकिम मस्जिद का दौरा करेंगे, जिसे 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। मस्जिद को ऐतिहासिक काहिरा के हिस्से के तौर पर 1979 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया था। मस्जिद का कंस्ट्रक्शन फातिमिद डायनेस्टी के 5वें खलीफा अल अजीज ने 10वीं शताब्दी यानी 990 ईस्वी के आखिरी में शुरू करवाया था। कंस्ट्रक्शन शुरू होने के 1 साल बाद मस्जिद में पहली बार नमाज पढ़ी गई थी। हालांकि इमारत तब भी पूरी तरह से नहीं बनी हुई थी। इतिहासकारों का मानना है कि तब तक मस्जिद में सिर्फ नमाज वाला कमरा ही बना हुआ था। खैर, अब नरेंद्र मोदी जी 25 जून को अल हाकिम मस्जिद का दौरा करने वाले हैं। इस मस्जिद का दौरा सियासी तौर पर काफी अहम है। नरेंद्र मोदी के इस दौरे की अहमियत को समझने के लिए इस मस्जिद का इंडियन मुसलमानों के साथ कनेक्शन को जानना काफी जरूरी है। तो आपको मैं शॉर्ट में बता देती हूं, फिर भारत में मुसलमानों के खिलाफ चल रहे नफरती सर्कस पर वापस लौटेंगे। दोस्तों, अमेरिकी इतिहासकार जोनाथन एम ब्लूम की किताब द मॉस्क ऑफ अल हाकिम इन कायरो के मुताबिक इस अधूरी बनी मस्जिद में तकरीबन 12 साल तक
नमाज अदा करने का सिलसिला चलता रहा और साल 1002 से 3 में अल अजीज के बेटे और फातिमिद डायनेस्टी के छठे खलीफा अल हाकिम ने मस्जिद का फिर से कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया था। इन्हीं अल हाकिम के नाम पर मस्जिद का नाम अल हाकिम रखा गया है। 10 साल बाद साल 1013 में मस्जिद पूरी तरह से बनकर तैयार हुई। उस वक्त मस्जिद की लंबाई 120 मीटर और चौड़ाई 113 मीटर थी। ये शेप में मशहूर अल अजहर मस्जिद से 2 गुनी थी और इसके कंस्ट्रक्शन की कुल लागत तब के 45,000 यानी 45,000 दिनार थी। तब मस्जिद ओरिजिनली काहिरा शहर की दीवारों के बाहर थी, लेकिन साल 1087 में मस्जिद शहर के अंदर पहुंच गई। इस काम को फातिमिद डायनेस्टी के 8वें खलीफा अल मुस्तानसिर के वजीर बद्र अल जमाली ने अंजाम दिया था। राइटर कैरोलिन विलियम्स ने अपनी किताब इस्लामिक मॉन्यूमेंट्स इन कायरो अ प्रैक्टिकल गाइड में बताया है कि अलग अलग दौर में मस्जिद कंपाउंड का इस्तेमाल अलग अलग ढंग से करा गया था। ईसाई धर्म युद्ध के दौरान मस्जिद का इस्तेमाल जेल के तौर पर किया गया था। वहीं अयूबी डायनेस्टी के सलाउद्दीन के तरफ से इसका इस्तेमाल अस्तबल के तौर पर हुआ, तो नेपोलियन की तरफ से एक किले के तौर पर इसको इस्तेमाल किया गया। फिर 1890 में इस्लामिक आर्ट म्यूजियम और फिर 20वीं सदी में लड़कों के स्कूल के तौर पर इस मस्जिद को इस्तेमाल किया गया। 1970 यानी 1970 के दशक के एंड में एक बार फिर मस्जिद का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ। इस कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी दाऊदी बोरा कम्युनिटी के 52nd यानी 92वें धर्म गुरु मोहम्मद बुरहानुद्दीन ने ली थी। मोहम्मद बुरहानुद्दीन का रिश्ता भारत से था और सोशल वर्क में कंट्रीब्यूशन के लिए भारत सरकार ने उन्हें पोस्टह्यूमसली यानी उनके मरने के बाद यानी मरणोपरांत पद्मश्री से नवाजा था। अल हाकिम मस्जिद के रिनोवेशन में सफेद संगमरमर यानी व्हाइट मार्बल और सोने की सजावट का इस्तेमाल किया गया और इसमें तकरीबन 27 मंथ्स यानी 27 महीनों का वक्त लगा था। इसके बाद 24 नवंबर 1980 यानी 1980 को ऑफिशियल तौर पर इस मस्जिद को खोल दिया गया। इसके इनॉग्रेशन के लिए बेहद शानदार फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें इजिप्ट के तब के प्रेसिडेंट अनवर सादात, धर्मगुरु मोहम्मद बुरहानुद्दीन, सरकार के टॉप ऑफिसर और अल अजहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मजहबी लोग शामिल हुए थे। तकरीबन 4 दशक बाद साल 2017 में दाऊदी बोरा कम्युनिटी और इजिप्ट की मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड एंटीक्स ने मस्जिद को लेकर एक साझा पहल शुरू करी थी। इसके तहत मस्जिद के आर्किटेक्चर का इनोवेशन करने के साथ साथ मस्जिद की दीवारों को नमी से बचाव और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने थे। 2017 से शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट 2023 तक चला और 6 सालों के दौरान इसमें 20 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो गए। फिर इसी साल फरवरी के महीने में इजिप्ट की चौथी सबसे पुरानी और दूसरी सबसे बड़ी अल हाकिम मस्जिद को टूरिस्ट के लिए खोला गया है। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अल हाकिम मस्जिद के दौरे और उसकी अहमियत को बताते हुए इजिप्ट के तमाम मुस्लिम जानकार और दाऊदी बोरा कम्युनिटी से जुड़े लोगों का कहना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का अल हाकिम मस्जिद के दौरे से दुनिया भर में भारत की एकता और अखंडता का पैगाम जाएगा। है ना दोस्तों, कमाल की बात। नरेंद्र मोदी मस्जिद का दौरा करके दुनिया भर में भारत की एकता और अखंडता का पैगाम दे रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आकर मुख्यमंत्री बनने वाले हेमंत बिस्वा शर्मा खुद को कट्टर हिंदू साबित करने के लिए मुसलमानों को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। वैसे नए भारत में रोजाना मुसलमानों पर जुल्म होता ही रहता है। भेदभाव, वायलेंस और भीड़ के तरफ से हत्या कर देना आम बात है। हिंदू ऑर्गेनाइजेशन खुलेआम नरसंहार की बात करते हैं पर कोई कार्रवाई नहीं होती है उन लोगों पर। मुसलमानों को टारगेट करके कानून बनाए जा रहे हैं।
हर दिन उन्हें जलील किया जाता है और नीचा दिखाया जाता है। लेकिन प्रधान सेवक साहब कहते हैं कि मजहब यानी धर्म के बेस पर भारत में भेदभाव नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि मुल्क में मोदी की सरकार बनने के बाद खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के खिलाफ गाली गलौज और टॉर्चर होना आम बात है। अहम बात यह है कि यह सब ऑर्गेनाइज तरीके से हुआ है। सांसद, सेंट्रल मिनिस्टर्स से लेकर साधु संतों ने, चीफ मिनिस्टर से लेकर होम मिनिस्टर तक ने खुल्लम खुल्ला मुसलमान विरोधी बयान दिए हैं। बीजेपी सांसद की तरफ से लोगों को मुसलमानों का इकोनॉमिक और सोशल बायकॉट करने का आह्वान तक किया गया है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में भी बजरंग बली के नारे के साथ वोट देने की अपील करी है, जो एक तरह से मुसलमान विरोधी बयान ही था। सीएए, एनआरसी, ट्रिपल तलाक, लव जिहाद जैसे कानून मुसलमानों को जेल में बंद करने के लिए बनाए गए हैं। मुसलमान बहुल कश्मीर में धारा 370 के नाम पर भारी कत्लेआम करने का नंगा नाच किया गया। गाय और श्री राम के नाम पर 250 से ज्यादा मुसलमानों को मॉब लिंचिंग में मार डाला गया। शर्जील इमाम, उमर खालिद, खालिद सैफी, सिद्दीक कप्पन, आसिफ तन्हा, सफूर अजरगर, नजीब जैसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स सरकारी पनाह में मुसलमानों के खिलाफ करे गए जुल्म के एग्जाम्पल्स के तौर पर मौजूद हैं, पूरी दुनिया के सामने है। इसी रेफरेंस में अमेरिका में पूछे गए सवाल पर प्रधानमंत्री जी ने इन तमाम वारदातों को नकार करके कहा कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर चलता है। इनके बयान का मतलब तो यह हुआ कि ये सभी मुसलमानों को टॉर्चर करने वाली वारदातें कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर हुई हैं। नजीब को भी कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर गायब करा दिया गया। अखलाक, पहलू खान, मिनहाज, तबरेज, रकबर, उमर, जुनैद, अलीमुद्दीन, मोहसिन जैसे सैकड़ों से ज्यादा लोग कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मारे गए थे। यही नहीं, मुसलमानों का सपोर्ट करने वाले तमाम हिंदू भी उसी चक्की में पीसे गए। संजीव भट्ट, तिस्ता शीतलवाड़, प्रदीप शर्मा, देवांगना कलिता, नताशा नरवाल जैसे तमाम लोग एग्जाम्पल्स के तौर पर मौजूद हैं। सरकारों का मुस्लिम एक्यूज के मकानों पर बुलडोजर चलवाना भी क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है? यह किस तरह का एग्जाम्पल है? किसी एक मुसलमान शख्स पर लगे इल्जामों के चलते उसकी पूरी फैमिली को सड़क पर ला दिया जाता है। दरअसल हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री जी अमेरिका में भी सच कबूल करने से मुकर गए और कॉन्स्टिट्यूशन और कानून की बात करने लगे। वही कानून जिसके हाथ उन्होंने खुद गुजरात में चीफ मिनिस्टर होते हुए 3 दिनों तक बांध रखे थे। और इस पूरे खेल के मुखिया तो वही हैं जो 25 जून को अल हाकिम मस्जिद का दौरा करने वाले हैं। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/Dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। अब मैंने इस पेट्रॉन का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उस पर क्लिक करके आप में से जो पेट्रॉन बन करके अपने चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और हाँ, हमारे इस YouTube चैनल का मेंबरशिप ऑप्शन भी खुला हुआ है और आप इस तरीके से भी अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @ArshiAzizKhan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।